Welcome back everyone. I'm back again here on demand for you all, now specific for class 12th ISC. आज आपकी डिमांड पर मैं लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 6 का एक क्विक रिवीजन इन वन शॉट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमारा बेसिकली जो है वो स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड है, फर्स्ट एड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट एड तो बात का पार्ट है, लेकिन अभी सबसे पहले आते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। देखो भाई, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ प्रिपरेशन फॉर एनी पर्सन हु इज प्लानिंग टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये बात हो गई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है कि हमें किस स्टेज से किसी प्लेयर को बिगिन करना है और कहाँ तक के लेकर के जाना है। दिस इज कॉल्ड एज अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सिखाने का काम है। तो देखो लिखा है प्रिपेयरिंग एन एथलीट टू इम्प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस, टेक्निकल स्किल्स, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग्स, मेंटल स्ट्रेंथ फॉर ऑप्टिमल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो हमारे लिए हमारा जो गोल है उसे अचीव करने के लिए हमें बेसिक से लेकर के कॉम्प्लेक्स लेवल तक के जाना है, और उसे सिखाने का काम ट्रेनर करते हैं और सीखने का काम ट्रेनी करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जो कि हमारे लिए क्या बेनिफिट देता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, एथलेटिक कैपेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं एज अ हेल्थ रिलेटेड एज वेल एज द स्किल रिलेटेड। ठीक है, अब फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करें तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल हो गई, और टैक्टिकल की बात करें तो स्ट्रेटजीज होगी। तो देखो स्ट्रैटेजीज जो है वो बेसिकली टैक्टिकल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये एक तरीके का स्मार्ट वर्क होता है कि हमारे सामने हमारा ओपोनेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमें अपने गेम को कैसे चेंज करना है सो दैट आई कैन ओवरकम विद इट। तो हम उसके ऊपर आने के लिए, उससे जीतने के लिए हमें अपने सीखे हुए वर्क को टेक्निकली परफॉर्म करना होता है और टैक्टिकली चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। ठीक है भाई, ये तो हो गई इसकी जनरल एक मीनिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। सॉफ्ट टिश्यूज क्या होते हैं या इससे रिलेटेड इंजरीज क्या होती है। तो देखो सॉफ्ट का मतलब होता है जिसको आप इजीली टच कर सको, फ्लेक्सिबल हो और बहुत अच्छा छूने में लगता हो, लेकिन उसका काम क्या है हमारी बॉडी में कई तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करना और सपोर्ट देना। तो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं वो क्या है, एक है भाई मसल। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, क्लास 7th 8th से ही पढ़ते चले आ रहे हो। मसल आर द कनेक्टिव फाइबर्स, राइट। दूसरा आपने पढ़ा है टेंडन्स, और तीसरा आपने पढ़ा है लिगामेंट्स। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर आते हैं। उसके अलावा बहुत सी हैं, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, या कैपिलरीज हैं, ये सब ऑल सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में आ सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मसल की। काम क्या करता है, हमारे लिए पॉस्चर मेंटेन करता है, हमारे बाकी ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, और ये वो टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी में मूवमेंट अलाउ करते हैं। पर टेंडेंस की बात करें तो ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। इस बात को जरा ध्यान रखें कि एक ऐसा फाइब्रस टिश्यू, एक ऐसा कनेक्टिव फाइबर जो हमारी बोन को मसल से अटैच करके रखता हो, दैट इज कॉल्ड एज अ टेंडन। अभी हम आगे आपको इसकी पिक्चराइज्ड वे में भी बता देंगे। फिर अगर हम बात करें लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट एक स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव फाइबर्स होते हैं, जो कि आपके बोन के बीच में ही होते हैं, विच इज कनेक्टिंग बोन टू बोन। तो यहाँ पर देखो कहीं पे लिखा होगा दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर, एंड बोन टू बोन की बात आती है तो मेंटेन अ जॉइंट स्टेबिलिटी। देखो लिखा है जॉइंट क्या है, एक बोन से दूसरी बोन कनेक्टेड है, तो दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द बोन्स, दैट इज कॉल्ड एज अ लिगामेंट। क्लास 10th में हो सकता है आपने पढ़ा हो ACL, MCL, PCL, राइट, LCL। तो ये सब क्या है, लिगामेंट के फॉर्म है, जो कि हमारी एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करके रखते हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे स्ट्रिंग लाइक फाइबर्स कॉल्ड एज लिगामेंट प्रेजेंट इन बिटवीन द बोन्स। तो ये तीन चीजें आप बेसिक समझ। अब इससे रिलेटेड होने वाली इंजरी जो है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्प्रेन और स्ट्रेन। भाई जब भी बात हो स्प्रेन की तो आपको ध्यान रखना है SPL, L इज लिगामेंट इंजरी, राइट। तो वेयर और टियर और स्ट्रेच इन अ लिगामेंट इज कॉल्ड एज स्प्रेन, वेयर एज
strain is related to a muscle where stretch or tear or torn somewhere in the muscle or in the tendon which is connecting to your bone, क्योंकि वो मसल से बोन तक कनेक्टेड है। तो अगर हमारी मसल डैमेज होती है या उसमें टीयर होता है या स्ट्रेच होता है या अगर हमारे टेंडन्स डैमेज होते हैं तो हमारी इंजरी कौन सी कहलाएगी? स्ट्रेन, STM, ये कीवर्ड ध्यान रखना, ठीक है, ST और M। ये हो गई आपकी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में, 2 इंजरी कवर हो गई, बाकी हम आगे कवर करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में अभी हम लोग ने पढ़ लिया स्प्रेन के बारे में और पढ़ लिया था स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। तो भाई हमारा स्प्रेन कवर हो गया विच इज रिलेटेड टू द लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू ईच अदर। लिगामेंट की बात होगी, कहाँ प्रेजेंट है? एंकल इंजरी होती है, नी इंजरी होती है, रिस्ट इंजरी होती है, इनके भी ग्रेड्स वगैरह होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ACL का भी ग्रेड है, MCL का भी ग्रेड वगैरह होता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए स्ट्रेच में, स्ट्रेन्स में दैट इज स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ मसल्स और टेंडन्स। ये भी बात हो गई। मसल क्या है? हैमस्ट्रिंग है, लोअर बैक है, अपर बैक है, शोल्डर है। ये सारी मसल्स में खिंचाव आना या उन मसल्स का टियर अप हो जाना हमारे लिए इंजरी कहलाता है स्ट्रेन, राइट। नेक्स्ट मूविंग टू कॉन्ट्यूशंस। कॉन्ट्यूशन एक तरीके के ब्रूसेस ही होते हैं जहां पर आपका नीला पड़ जाए लेकिन किसी डायरेक्ट हिट की वजह से। तो ब्रूस और अ कॉन्ट्यूशन इज अ सेम थिंग, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक। कभी कभी किसी जगह पर हमारी हाथ दब जाने से, उंगली दब जाने से, कभी होता है ना बिहाइंड ऑन द हिंजेस ऑफ द डोर, समटाइम्स the finger get pressed up, that is why there is a bluish color or a dark purple color or a blackish color, that is all called as a bruise। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो बिकॉज ऑफ सम ऑफ द डायरेक्ट हिट ऑन द मसल देयर मे बी अ इंटरनल डैमेज beneath the skin, right? Your arteries become damaged, your vessels become damaged along with the muscles, then it is called as a contusion or a bruise। तो दोनों का मतलब लगभग एक ही है, जहां पर डिसकोलरेशन ऑफ अ स्किन हो। क्यों? बिकॉज ऑफ बाय ब्लड लीकिंग फ्रॉम द डैमेज ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन कॉज बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट और ट्रॉमा। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट में कभी कैसा हो गया, स्पोर्ट्स का नाम लेते हैं, सपोज बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, राइट, या स्लैपिंग गेम जो हो गया, ठीक है, जो यहाँ पे मारा जाता है, वो भी आजकल गेम चल रहा है, बहुत हाई गेम है। इसके अलावा कभी आप क्रिकेट खेल रहे हो, बहुत करीब लगे हो बैट्समैन के और बैट्समैन ने शॉट मारी और आपके बिल्कुल शोल्डर के पास आके पड़ी, वो डायरेक्ट हिट है। तो दैट इज वाई द वेसल्स गेट डैमेज एंड द इंटरनल लीकेज ऑफ द ब्लड मे हिंडर योर स्किन डिस्कलरेशन, दैट इज वाई इट इज टर्न इनटू ब्लूइश और इन अ पर्पल कलर। दिस इज अ कंट्यूशन। ये भी मसल इंजरी है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं टेंडनाइटिस, जहां पे टेंडन्स आपकी ब्रेक हो जाए, दैट इज कनेक्टिंग फ्रॉम बोन टू मसल, राइट। दिस इज व्हाई इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन ड्यू टू ओवर यूज। कहाँ होता है? बेसिकली टेनिस एल्बो, नीज। ज़्यादातर रैकेट स्पोर्ट्स खेलने से या जंपिंग स्पोर्ट खेलने से आपके टेंडन्स में ब्रेक हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है या टीयर हो सकता है। उसके कई सारे कॉजेज भी होते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह की इंजरी हमारी टेंडनाइटिस इंजरी कहलाती है। नेक्स्ट इज बर्साइटिस। बर्साइटिस इज रिलेटेड टू द बर्सा। बर्सा क्या है? बर्सा इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड फिल्ड सैक दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टिश्यूज, राइट। तो अगर हमारी प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा आ जाए, सपोज मोस्टली होता है हिप बर्साइटिस, शोल्डर बर्साइटिस, तो इस सिचुएशन में जब बर्सा यानी कि जो फ्लूइड है हमारा जॉइंट्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में, वहां पर अगर प्रॉब्लम आती है तो कहलाता है हिप बर्साइटिस और जनरली बर्साइटिस। हिप की बात होगी तो हिप बर्साइटिस, शोल्डर की बात होगी तो शोल्डर बर्साइटिस, राइट। नेक्स्ट इज लैसेरेशन एंड एब्रेशन। देखो लैसेरेशन और एब्रेशन में थोड़ा सा फर्क ये है कि एब्रेशन जो है वो बेसिकली आपका छिल जाना कहलाता है। आप कभी रफ सरफेस पे गिर गए, ग्रासी ग्राउंड था या ऑन रोड थे, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप गिरे और फ्रिक्शन हो गया आपकी बॉडी में, रगड़ गए, तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, छिल जाती है। तो छिल जाना इज कॉल्ड एज एन एब्रेशन। एब्रेशन से रिलेटेड ही थोड़ा सा होता है ग्रेज, क्योंकि इसके कई फॉर्म होते हैं, लीनियर ग्रेज होता है और मल्टीपल ग्रेज में भी आता है, ठीक है।
तो इस सिचुएशन में क्या है कि जब हमारी अपर स्किन छिल जाए और हल्का हल्का ब्लड बाहर आने लगे तो दिस इज एब्रेशन। ग्रेजेस में क्या होता है, ये छिलना ज़्यादा हो जाए और थोड़ा सा सीवियर इंजरी हो जिसमें आपका थोड़ा सा फैटी टिश्यू जो है वो स्किन के बाहर दिखने लगता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रेजेस। और इसके निशान लगभग काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में अभी तक के ये निशान है, जब मैं गिरा था तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रिक्शन के थ्रू रब हुआ और जो अंदर का फैटी टिश्यू है वो थोड़ा सा बाहर आने लगा, तो इतना ज़्यादा गहरा घाव हो गया कि इसका निशान अभी तक के रह गया है, तो दिस इज टर्न इनटू ग्रेजेस। और हल्का फुल्का छिलेगा कहीं पर, थोड़े दिन बाद क्या होगा वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लॉटिंग होने के बाद वो साफ हो जाएगा और आपकी स्किन नॉर्मल अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, तो वो एब्रेशन की केस कहलाती है। नेक्स्ट है लैसरेशन। लैसरेशन का मतलब होता है डीप कट्स और टियर्स इन द सॉफ्ट टिश्यूज, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट जाना, राइट, और आपकी स्किन में स्पेस हो जाना। सपोज ये स्किन है हमारी, ठीक, अब ये स्किन में हमारे यहाँ ब्लेड लग गया तो इस तरह से ओपन अप हो जाती है और यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लैसरेशन। अभी हम लोग थोड़ा सा पिक्चराइजेशन से भी क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। तो चले भाई, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं पिक्चराइज्ड, आप थोड़ा सा समझ लें इसको। देखो पहले तो हम लोग ने स्ट्रेन स्प्रेन पढ़ा। स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, मसल या टेंडन में डैमेज होना। ये जो पॉइंट है हमारा दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन पॉइंट, जो हमारे लिए मसल और टेंडन कनेक्टेड है, यहाँ पर चोट आ जाए, खिंचाव हो जाए, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए या टियर हो जाए, टूट जाए, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। स्प्रेन क्या है, ये है लिगामेंट का पोर्शन, राइट, ये एंकल में भी हो सकता है, रिस्ट में भी हो सकता है, नी में भी हो सकता है, हिप में भी हो सकता है, शोल्डर में भी हो सकता है। इन जगहों पे लिगामेंट का डैमेज होना दैट इज कॉल्ड एज अ स्प्रेन, राइट। ये हो गया पिक्चराइजेशन। लैसरेशन देखो ये है हमारा कट, राइट। अब यहाँ पर क्या है, सपोज ये आपका स्किन कटा तो स्किन की अपर लेयर कट गई, थोड़ा बहुत फैटी टिश्यूज कट गए, और अगर बहुत ज्यादा कट हो गया, डीप कट हो गया, तो वो भी मसल तक के आ सकता है, अदरवाइज ये भी हमारे लिए लैसरेशन कहलाएगा। अब हम लोग स्टार्टिंग बात कर रहे थे मसल और लिगामेंट की, टेंडेंस की, तो यहाँ पर जो जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है, राइट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अंदर इनके बीच में, तो ये कहलाता है हमारे लिए लिगामेंट। और जो ये टेंडन हमारी मसल से बोन को कनेक्ट कर रहा है, विच इज कनेक्टिंग अ मसल टू द बोन, दिस इज कॉल्ड एज अ टेंडन, राइट। और लिगामेंट जो है वो हमारा बोन्स को ही कनेक्ट करता है, विच इज कनेक्टिंग वन बोन टू अनदर बोन। अब ये एग्जांपल आपका नी का है, तो इस एग्जांपल में आपका एसीएल भी दिखा रहा है, फ्रंटल का भी दिखा रहा है, ठीक है, पैराइटल भी दिखा रहा है, मीडियल भी दिखा रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी लिगामेंट को कनेक्ट कर, लिगामेंट बोलते हैं जिसको हमारी बोन से बोन को कनेक्ट किया जाता है। जनरली अगर हम इस तरह का कुछ इंजरी देखते हैं जिसमें हमारा डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आ जाए, तो दैट डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज अ ब्रूजेस, राइट, और कॉल्ड एज अ कॉन्ट्यूजन। अब बात करते हैं एब्रेशन से रिलेटेड। एब्रेशन में भी मैंने देखो बताया था ना, पैटर्न है, लीनियर है, ग्रेजेस है, तो यहाँ पर लीनियर का मतलब क्या हुआ, हल्का सा छिला हुआ आया है, छिल गया है, थोड़े टाइम बाद सही हो जाएगा। ग्रेजेस में क्या है, बहुत थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है वो फैट टिश्यूज दिख रहे हैं, तो ये जो फैटी पोर्शन आपको अपनी स्किन के बाहर दिखने लगता है, इसका निशान लंबे समय तक नहीं जाता, तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ग्रेज्ड और कॉल्ड एज अ ब्रश्ड एब्रेशन, ज्यादा छिला हुआ। लीनियर मतलब एक लाइन से छिल गया, किसी चीज से कटा नहीं है, डीप कट नहीं हुआ है, शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं कटा है, बट एब्रेस्ड हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर एब्रेशन। तो ये चीजें हमारे लिए कुछ डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी अभी हमने सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज पढ़ाई हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम बहुत कम है भाई, इसके आगे भी बढ़ना है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग टू द बोन इंजरीज। बोन इंजरीज जो होती हैं वो हमारी बेसिकली बोन से ही रिलेटेड होती हैं। अब इसमें डिसलोकेशन भी आता है और इसमें फ्रैक्चर भी आता है। तो मेनली अगर हम बात करते हैं बोन इंजरीज की, तो मतलब कि किसी ओवर यूज की वजह से या सडन हिट की वजह से या कोई और कंडीशन की वजह से हमारी बोन टूट जाए, ब्रोक हो जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्चर। अब यहाँ पर फ्रैक्चर के लिए कुछ बात बताई गई है। फ्रैक्चर है क्या, जहां पर किसी
फोर्स की वजह से या स्ट्रेस की वजह से बोन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्चर, हड्डी का टूट जाना। अब टाइप्स क्या है, सबसे पहला है इसमें देखो क्लोज फ्रैक्चर, यानी कि जिसको हम लोग सिंपल फ्रैक्चर के नाम से बुक में पढ़ते हैं, आपकी बुक्स में टेक्स्ट बुक में ये लिखा होगा। तो सिंपल फ्रैक्चर मतलब बोन ब्रेक्स बट डजंट पियर्स द स्किन, स्किन से बाहर नहीं आ रही है या उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो रही। ओपन और कॉल्ड एज अ कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड का मतलब होता है दो चीजों को मिला के, मिलाना क्या है, बोन ब्रेक्स थ्रू द स्किन इंक्रीजिंग द इंफेक्शन ऑफ द रिस्ट, तो बोन प्लस मसल दोनों डैमेज हो जाए देन इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड फ्रैक्चर। केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़ते हो ना, दो एलिमेंट्स को मिला के, वैसे ही। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब स्मॉल क्रैक्स इन द बोन कॉज्ड बाय रिपीटेटिव मोशंस और कॉमन इन रनर्स। इनकी क्या होता है कि बिल्कुल शिन बोन में आगे की तरफ जो है वो दर्द होने लगता है और बहुत हल्का सा क्रैक होता है जो देखने में पता नहीं चलता, बट जब आप रनिंग करते हो तो उससे ये प्रोसेस सामने आने लगता है, दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर। क्लास 10th में भी ये टॉपिक था। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक का मतलब होता है छोटी ऐसे बच्चों की हड्डियां जो अभी सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं, वो अचानक से टूटती नहीं है लेकिन वो बेंड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ ओवर यूज, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा वेट समटाइम्स, राइट, बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंटल केसेस। तो इस सिचुएशन में बेंडिंग होना हमारे लिए क्या कहलाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, दैट इज इनकम्प्लीट ब्रेक। बोन क्या हो रही है, बेंड हो रही है, देखो लिखा है। और कहां पर, किन लोगों में कॉमन है, बच्चों में कॉमन होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर दैट शैटर्स इनटू मल्टीपल पीसेस, जहां पे दो या दो से ज्यादा टुकड़े हो गए हो, 2+ दो या दो से ज्यादा टुकड़े हो जाएं बोन के, देन इट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटेड फ्रैक्चर। बहुत सीवियर केसेस हो जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा सीवियर केसेस इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में होते हैं, जहां बोन एक दूसरे में ही क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। मतलब पैर की हड्डी टूटी हो या रिब्स टूटी हो, एक टूटी दूसरे में वही वो इंसर्ट कर गई, बहुत सीवियर फ्रैक्चर्स होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर कॉल्ड एज इम्पैक्टेड। ऑब्लिक फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी में एक ऑब्लिक आ जाना, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होकर के कटना, अक्रॉस द बोन, राइट, टूट जाना। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक। ट्रांसफर फ्रैक्चर दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधा सीधा हड्डी में टूट जाना, हड्डी टूट जाना, बिल्कुल सीधी सीधी टूटे, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ऑब्लिक इतना नहीं समझना है, बट इम्पैक्टेड, कम्युनिटेड, ग्रीन स्टिक, स्ट्रेस, ओपन और क्लोज फ्रैक्चर तो आपको पता ही होने चाहिए। कोई भी 4-5 नाम कम से कम याद रखो, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक होता है स्पाइरल, ये स्पाइरल की बात करें तो बोन ट्विस्ट अपार्ट ड्यू टू रोटेटिंग फोर्स। तो मतलब जब नॉर्मल जो बोन है ये हमारी, ठीक है, इसका ये 2 एक्सट्रीमिटीज है, टॉप और बॉटम की, तो यहाँ से अगर हड्डी टूटी है तो ये हड्डी टूटने का मतलब घुमाव की वजह से टूटी, और जो आगे का हिस्सा था वो घूम के पीछे चला गया, और जो नॉर्मल आगे का बचा हुआ हिस्सा है वो एज इट इज है। तो जब ये इसमें रोटेशन हो जाए, रोटेशन टूट जाए, घूम के टूटे और हड्डी आगे की पीछे हो जाए शिफ्ट, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्पाइरल फ्रैक्चर। बोन ट्विस्ट होने की वजह से हो सकता है। तो इतने हमारे तरीके के फ्रैक्चर्स हो गए, बोन इंजरीज हो गई, ठीक है भाई। पिक्चर थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन है, ट्रांसवर्स, लीनियर, ऑब्लिक, ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड, ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड। ये हट गई है, सरक गई है, लेकिन इसमें क्रैक आया है। स्पाइरल, देखो ये हड्डी क्या है, ये एरो बनाया हुआ देखो, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, स्पाइरल वे में घूम के टूट गई है। यहाँ पर क्या है, ग्रीन स्टिक में पूरी हड्डी नहीं टूटती, बेंड होती है, तो सामने एक तरफ चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। और कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स मतलब 2 से ज्यादा टुकड़े हो गए, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है 2 से ज्यादा टुकड़े हो गए, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटेड फ्रैक्चर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। डिसलोकेशन, अब ये भी बोन से रिलेटेड बात हो रही है। जब हड्डी अपनी कनेक्टिविटी से क्या हो जाए, हट जाए, तो मोस्टली ऐसी सिचुएशन आती है, डिसलोकेशन ऑफ अ शोल्डर जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ अ रिस्ट जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ एन एंकल जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ अ हिप जॉइंट। तो ये जो बड़े बड़े मेजर जॉइंट्स होते हैं, इन जगहों पे मोस्टली क्या होता है, जो जॉइंट की पोजीशन है बॉल एंड सॉकेट की, वो अपनी जगह से क्या हो जाती है, सरक जाती है या शिफ्ट हो जाता है या टूट जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिसलोकेशन। किसी किसी का आपने शोल्डर देखा होगा, साइड से थोड़ा सा ऊपर रहता है, एक तरफ का ऊपर है या एक तरफ का बहुत ज़्यादा नीचे। हिप में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल केसेस, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर वार्म अप एंड द प्लेयर्स आर मूविंग ऑन द कोर्ट, प्लेयर्स आर मूविंग ऑन टू द ग्राउंड, वार्म अप नहीं हुआ, चले गए खेलने के लिए,
बॉडी स्टिफ पड़ी हुई है, टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हड्डियां डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टूटते नहीं है भले ही, बट अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। कबड्डी वगैरह में भी ज़्यादा होने के चांसेस है। तो डिसलोकेशन मीन्स disruption of the normal position of the ends of two or more bones where they meet at a joint। ये आपको डिसलोकेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। डिसलोकेशन होता कहाँ है, कैसे होता है? डिसलोकेशन अकर्स व्हेन अ बोन इज फोर्स्ड आउट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन और अ जॉइंट, कॉमन इन शोल्डर, फिंगर, एल्बो एंड नीज, और हिप में भी कॉमन है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। Now, there are various causes of sports injuries। अब ये जो अगला टॉपिक आया है, ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है, वजह क्या पूछी गई है? तो पहली वजह बताई गई है कि अगर आपका प्रॉपर वार्म अप ना हो, देखो कहीं पर लिखा है पुअर फिटनेस एंड कंडीशनिंग में भी आ गया, प्रॉपर वार्म अप भाई लिख लो, प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक्स भी तो है ही है। अगर आपका इम्प्रॉपर वार्म अप है या आपने वार्म अप नहीं भी किया हुआ है, तो उसकी वजह से आपके इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो भाई पुअर ट्रेनिंग टेक्निक्स, मतलब आप अपनी टेक्निक्स को प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं प्री कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन और पोस्ट कंपटीशन, या प्री प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस और आफ्टर प्रैक्टिस, तो ये आपको नहीं पता है। तो बिकॉज ऑफ इट ओवरलोडिंग, ज़्यादा जोश में ईगो में आकर के वेट लिफ्टिंग कर ली और इंजरी हो गई, डिसलोकेशन भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, जो कि आजकल आप ज़्यादातर स्क्रीन पे रील्स स्क्रॉल ऑन करते हो ना, तो उसमें आपको बहुत सारे दिखते हैं, किसी का शोल्डर इंजरी हो रहा है, किसी का लेग इंजरी हो रहा है, तो ऐसे तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट मूवमेंट मैकेनिज्म, और देन है ओवर यूज एंड रिपीटेटिव मोशन, रिपीटेटिव स्ट्रेन, एक ही वर्क को बार बार रिपीट करना और बहुत ज़्यादा करने की वजह से भी आपको इंजरी हो सकती है। तो इट कैन लीड टू अ स्ट्रेस फ्रैक्चर, मेनली ये एथलीट्स को होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। टेंडनाइटिस, शिन स्प्लिंट्स, कॉमन इन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, ये दे दिया भाई कौन कौन से स्पोर्ट्स में इंजरीज होती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट्स, अगर आपने अपने इक्विपमेंट्स प्रॉपरली गियर अप नहीं किए हैं, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, हेलमेट लूज है, तो आपका ध्यान हेलमेट लूज होने पर ही होगा, वो इधर उधर हिलता डुलता रहेगा, आप बॉल नहीं फेस कर पाओगे, सामने वाले को देख नहीं पाओगे, और इतनी स्पीड से बॉल आता है कि आप उसे जज नहीं कर पाओगे, और आपके ज़रा सी निगाह हटी तो भैया दुर्घटना घटी। तो निगाह को बहुत तेज़ रखना है, इसके साथ ही साथ अपने इक्विपमेंट्स को बहुत ही प्रॉपर और नए यूज़ करने हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए फिट हों, लूज एंड अप ना हो। तो दैट इज़ वाई इफ प्रॉपर इक्विपमेंट्स आर देयर देन देयर इज लेस चांसेस ऑफ इंजरी, और अगर खराब हुए तो चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज पुअर फिटनेस एंड कंडीशनिंग। पुअर फिटनेस का मतलब आप हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अलावा आप काम कर रहे हो, तो आपकी बिकॉज ऑफ पुअर फिटनेस इंजरी चांसेस में अकर। लिखा हुआ है कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक वार्म अप रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर स्किल। अगर सपोज आप बॉलर हो, तो आप जब काम कर रहे होगे बॉलिंग का, तो उससे पहले आप अपने आप को सुधारोगे, यानी कि अपने शोल्डर का टेम्परेचर और मूवमेंट बढ़ाओगे, तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक कंडीशनिंग। तो यहाँ पर जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वीक मसल है, एंड्योरेंस नहीं बढ़ा हुआ है, और बिना प्रोग्रेशन के आप काम कर रहे हो, मतलब हम क्या हुआ, सुबह उठे, हमारा मैच था, गए मैच खेलने के लिए पहुंचे, अच्छा भाई इतने बजे मैच है, भागो जल्दी से, पहुंच गए, पहला ओवर मिल गया, चले डालने बॉलर के तौर पर पहला ओवर, बहुत तेज़ डाल दिया, 2-3 बॉलें डाली, उसके बाद शोल्डर गया, मसल डैमेज हो गई और डिसलोकेशन हो गया, या फ्रैक्चर भी हो गया, गिरा पड़े, कुछ भी हो गया, क्यों? क्योंकि वार्म अप नहीं है या तैयारी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने कंडीशनिंग नहीं करी है, तो आपके स्पोर्ट्स इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरीके के और भी होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ग्राउंड स्लिपरी है, अनइवन है, हार्ड प्लेइंग सरफेस है, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, कॉन्टैक्ट एंड कोलाइजन्स हैं, मतलब खेल रहे थे, खेल खेलने में लड़ गए, आपस में टकरा गए, और उस सिचुएशन में हमारी कोई ना कोई मसल डैमेज हो गई, या हो सकता है हमारा जॉइंट डिसलोकेट हो गया, या अगर हो सकता है लिगामेंट टियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं। फैटीग एंड लैक ऑफ रिकवरी, थकान ज़्यादा है, आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, रिकवर नहीं कर रहे हो। तो मैंने अपनी हर रील में बताया है, शॉर्ट्स में भी बताता हूँ कि भाई 3 बेसिक चीज़ें हैं, अपनी डाइट को सुधारना, अपना रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड स्लीप लेना, और उसी के साथ साथ तीसरा एक और फैक्टर होता है एक्सरसाइज करना। आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो लेकिन रेस्ट नहीं दे रहे हो। एक्सरसाइज का मतलब हुआ यहाँ वर्क तो कर रहे हो
बट उसके लिए आप कुछ रिकवरी नहीं कर रहे हो। तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट योर डैमेज्ड मसल्स, योर डैमेज्ड लिगामेंट एंड टेंडन्स गेट गियर अप अगेन एंड गेट बैक इनटू द नॉर्मल कंडीशन। ये जब अब सब नॉर्मल हो जाता है, वापस आ जाते हैं, तो हमारे लिए इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो भैया ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको आप कुछ भी तरीके से लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में बना कर, बट हेडिंग याद रख लेना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, चैप्टर बहुत इजी लगेगा, पढ़ने बैठोगे मैं हूँ, सब करा रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, हेडिंग पढ़ लो, अंदर मैटर को अच्छे से इंग्लिश में लिखाना बस, ठीक है, हो सब जाएगा आसानी से, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, सब करा रहा हूँ। आने वाली वीडियोस में कुछ और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो बिल्कुल मिस मत करना और लोगों तक शेयर कर देना। जिन लोगों ने अभी तक कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक भी कर दें, ठीक है। चलो भाई, ये पॉजेस वगैरह हो गए। प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अब यहाँ पर आया जो कॉजेज थे, जो गलतियाँ थी, जिनके कारण थे, जिनकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, अब हमें उन्हें सुधार लेना है। तो भाई सुधारेंगे तो वार्म अप कर लें, प्रॉपर इक्विपमेंट यूज कर लें। उसी का उल्टा करोगे कि सारा काम सही करना है, तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कर लें, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन को अच्छा कर लें, पानी बढ़ा लें और न्यूट्रिशन मेंटेन रखें, करेक्ट टेक्निक्स को यूज करें, टेक्निकल और टैक्टिकल स्किल्स पे काम करें और अपनी बॉडी को सुने। बॉडी को सुनने का मतलब कान लगा के नहीं सुनना भाई, बॉडी को सुनने का मतलब ये होता है व्हाट इज योर कैपेसिटी, व्हाट इज योर कैपेबिलिटी। आप अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी को समझिए कितना है, उससे ज़्यादा ओवरलोड पे मत जाइए। जो आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका स्ट्रेंथ है, जितना आपका एंड्योरेंस है, उतने पे ही काम करो, उससे एक्सेस मत जाओ, वरना इंजरी तो पक्की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का भी एक टॉपिक है। फर्स्ट एड तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है, दैट द हेल्प विच इज गिवन प्रायर विजिटिंग टू अ डॉक्टर और अ फिजिसिस्ट। तो हमें फिजिसिस्ट से पहले, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस होने से पहले, अपनी जो बेसिक नॉलेज है वो दिखा देना किसी इंजरी पर्सन पे, वो कहलाता है फर्स्ट एड। कट लग गया, धुला, साफ किया, हल्का सा ऑइंटमेंट लगाया और टेपिंग कर दिया, बैंडेज कर दिया, फर्स्ट एड हो गया। तो इसी तरीके से फर्स्ट एड की बात करेंगे। तो अब अगर हम अपनी स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड बात करें, तो मोस्ट ऑफ द इंजरीज आर कॉमनली हैविंग अ बेसिक फर्स्ट एड दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइस। तो हम इसको प्राइस के नाम से जानते हैं, और प्राइस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। ये चीजें ध्यान रखना है। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमें अपने इंजर्ड एरिया को बाकी और फर्दर हार्म से बचाना है। रेस्ट की बात करते हैं तो अपने इंजर्ड एरिया को कुछ दिनों तक के काम में नहीं लेना है। आइस की बात करते हैं तो 15 से 20 मिनट तक के हर 2-3 घंटे में आइस ले लेनी, ताकि स्वेलिंग कम हो जाए, पेन कम हो जाए। कंप्रेशन मतलब उसे रैप करके रखना है ताकि स्वेलिंग भी ना हो, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन इतना हो कि वो कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट इज एलिवेशन, उसे थोड़ा सा हार्ट लेवल तक मेंटेन करके रखना है, सो दैट हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी चलता रहे और स्वेलिंग भी कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए इसके बाद स्प्लिंट के बारे में। स्प्लिंट, तो स्प्लिंट का मतलब होता है किसी एक ऐसे सपोर्ट को यूटिलाइज करना जिससे कि आपका इंजर्ड बॉडी पार्ट स्टिफ हो जाए, सीधा हो जाए और उसमें मूवमेंट ना हो, राइट। तो दिस इज व्हाई स्प्लिंट इज टर्म्ड एज टू यूज टू इमोबिलाइज एन इंजर्ड बॉडी पार्ट। क्या काम करता है? पेन कम करता है और दूसरी कोई और इंजरी होने से बचाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिंट। कॉमनली किस काम में आता है भाई? अगर फ्रैक्चर हुआ है तो रोक लो, स्ट्रेन हुआ है, डिसलोकेशन हुआ है तो उस काम को करना बंद कर दो जिसकी वजह से आपको डिसलोकेशन या स्प्रेन आया है। रुक जाओ, रेस्ट करो, मसल को, टेंडन को या बोन को रेस्ट दो और उसको सीधा रखो, ज़्यादा मूवमेंट ना कराओ। कभी कभी होता है उंगली में चोट लगी या फ्रैक्चर हुआ, ला भैया चला के देखें सही चल रही कि नहीं, इतनी देर में खींचा खाचा, टेढ़ा मेढ़ा किया, पता नहीं है और वो नुकसान हो गया। तो डोंट डू दिस। इफ यू नो वेल, थोड़ा बहुत बेसिक पता है कैसे सही करना है तो ही भाई उसको सपोर्ट दो, अदरवाइज कॉल समवन इमीडिएटली जो आपकी हेल्प कर सके, राइट। तो ये स्प्लिंट से कुछ टाइप है, रिजिड है, सॉफ्ट है, एनाटॉमिकल है और एयर स्प्लिंट है। इतना ज़्यादा आपका डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस एग्जांपल याद रखना। कुछ जो है हमारे वो वुड के बनते हैं, कुछ मेटल के, कुछ प्लास्टिक के, कुछ सॉफ्ट होते हैं जो पिलो वगैरह से यूज़ किए जा सकते हैं, कपड़ा लगा सकते हैं, क्लथ यूज़ कर सकते हैं, राइट।
कुछ हमारे लिए एनाटॉमिकल होते हैं जो फिंगर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, छोटी सी स्प्लिंटिंग होती है, राइट। तो स्प्लिंटिंग एंड इंजर्ड फिंगर टू एन अनइंजर्ड वन, इस तरीके की स्प्लिंटिंग है। और एयर स्प्लिंट का मतलब होता है इनफ्लेटेबल स्प्लिंट्स यूज फॉर इमोबिलाइजेशन। खैर, ये हो गई कुछ स्प्लिंट्स के बारे में। जो आपका लास्ट टॉपिक था वो था थॉमस स्प्लिंट। तो थॉमस सर ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है, सर थॉमस ह्यूज ओवेन, ठीक। इसको 18th सेंचुरी में इन्होंने इन्वेंट किया था उन लिम्स के लिए जो बेसिकली लोअर लिम्स या लॉन्ग लिम्स होती हैं, ताकि इंजर्डी होने पर या पार्ट इंजर्ड होने पर उसे स्टिफ किया जा सके, सीधा रखा जा सके एज अ फर्स्ट एड। सही नहीं करना है इसको, एज अ फर्स्ट एड ट्रीट करना है ताकि ये हमारा इंजर्ड एरिया ज़्यादा मूव ना हो, ठीक है। ताकि आप जहां पर इंजरी फेस कर रहे हो वहां से किसी हॉस्पिटल तक ले जाने में कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए या उससे और कोई सीवियर इंजरी ना बढ़े। दैट इज़ वाई स्प्लिंटिंग वॉज यूज इन अर्लियर सेंचुरीज। अब जो स्प्लिंटिंग यूज़ करते हैं तो पहले उसको यूज़ करते हैं ताकि हम इंजर्ड एरिया को ज़्यादा मोबिलाइज ना करें, फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर से हम दोबारा से स्प्लिंटिंग यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें कोई एक्सटर्नल लोड ना पड़े या ओवर यूज़ ना हो जिसकी वजह से कोई और इंजरी हो जाए। तो दैट इज़ वाई थॉमस स्प्लिंट एक मेटल लॉन्ग फ्रेम का है, जो कि अभी हम लोग ने स्प्लिंटिंग की बात करी थी। फीमर थाई बोन के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है। अगर फ्रैक्चर हो जाए तो रिड्यूस पेन, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, मतलब आगे कोई इंजरी ना हो। जल्दी से इसका भैया स्क्रीनशॉट ले लो। फीमर के लिए भी है, लोअर लिम्ब के लिए भी है, ठीक है। और प्री हॉस्पिटल जाने से पहले केयर करने के लिए ये स्प्लिंट यूज होता है, ठीक है। चले भाई आगे चलें, बहुत करीब आ गए। लास्ट में कुछ ड्राउनिंग के केसेस आ गए। ड्राउनिंग का मतलब डूब जाना। डूबते क्या है, मतलब कि जब आप पानी में जा रहे हो तो कई ऐसे कारण होते हैं, कई ऐसी वजहें होती हैं जिसकी वजह से आप डूब जाते हो। तो उसके कुछ कॉजेज ये हैं, यहाँ पर कुछ कॉजेज दे दिए। स्ट्रॉन्ग करंट वेव्स की वजह से, पानी में पैनिक हो जाने की वजह से, स्विमिंग ना आने की वजह से, अल्कोहल या ड्रग कंज्यूम करने की वजह से, अनकॉन्शियस हो जाने की वजह से, किसी और दूसरी हेड इंजरी, ट्रॉमा, क्रैम्प आने की वजह से आपका कॉन्शियस खो जाना, ये सब कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आप डूब सकते हैं। अगर डूब गए तो उसके कुछ सिम्टम्स क्या है, उसके बाद क्या है, कफिंग एंड चोकिंग होगी, आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी, कमजोरी सी आने लगेगी, एग्जॉशन सा होगा, ठीक है। और आपकी स्किन जो है वो ब्लूइश या पर्पल में कन्वर्ट होने लगेगी। मोस्टली लिप्स वगैरह कन्वर्ट होते हैं या आईज में प्रॉब्लम आती है, राइट, ठीक। इसके बाद आ जाएं कुछ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो पानी से बाहर निकाला गया पर्सन है उसको सही करना है। तो रिमूव द पर्सन फ्रॉम द वाटर, पानी से बाहर निकाले। जो सेफ गार्ड्स होते हैं, लाइफ बॉयज होते हैं, वो किसी ना किसी हेल्प की वजह से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप भी कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख करके, ढूंढ करके सामने वाले की लाइफ बचा सकते हैं। चेक फॉर रेस्पॉन्सिव एंड ब्रीदिंग, क्या ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉपर है कि नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फीलिंग, उसको देखना है कि क्या वो कुछ फील कर पा रहा है, सेंसेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कुछ देख रहा है कि नहीं देख रहा है। उसको थोड़ा बहुत स्लैप करना है। स्लैप करने का मतलब ये नहीं कस के थप्पड़ मार दिया भाई उठ, ये नहीं करना भाई। हल्का सा टैपिंग करनी है गाल पे, ताकि उसको होश अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश की जा सके उसको होश में लाया जा सके। दैट इज वाई समटाइम्स इट शुड बी डन। नेक्स्ट आ जाए इसके बाद, ये है सीपीआर का प्रोसेस। ये भी ड्राउनिंग के केस में यूज होता है और कई अलग अलग सिचुएशंस में भी होता है। तो सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या मतलब होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। ये कब दिया जाता है, ड्राउनिंग के केस में मोस्टली होता है। इसके कुछ प्रोसेस स्टेप बता दिए। दो चीजें ध्यान रखना, एक है डीआरएस। डीआरएस का मतलब क्या है, डेंजर रिस्पॉन्सिव और हेल्प। अगर आपको चेक करना है कोई डेंजरस कंडीशन तो नहीं है, चेक करना है कि पर्सन रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर नहीं तो कुछ आपको हेल्प मांगनी है, ठीक। नेक्स्ट ABCD का प्रोसीजर ध्यान रखना। A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर CPR जो आपको परफॉर्म करना है, एंड D फॉर डिफिब्रिलेटर, मतलब कि आपको चेकआउट करते रहना है कि वो ब्रीद कर रहा है कि नहीं, या उसमें थोड़ी बहुत हार्ट बीट आ रही है कि नहीं, वो कुछ फीलिंग, कुछ सेंसेशन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा।
और कुछ बातें हैं, अगर एडल्ट है तो उसे कंप्रेशन कैसे देना है, दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरह से क्रॉस करके ज़्यादा पुश करना है। कोई अगर बच्चा है तो उसको एक हाथ से करना है, क्योंकि जो हड्डियाँ होती हैं वो वीक होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो ज़्यादा प्रेस करोगे टूटने के चांसेस हैं। और तीसरा है, अगर कोई छोटा बच्चा इन्फेंट है तो उसको ये 2 उंगलियों से हल्का हल्का कंप्रेशन आगे की तरफ देना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी CPR में। और इसका एक प्रोसीजर और आप स्क्रीनशॉट ले लो कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देने के क्या प्रोसेस हैं। चिन बैक करना है, कब नाक से सांस आ रही कि नहीं आ रही चेक करना है, कब उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है, और कब उसे चेस्ट कंप्रेशन देना है। तो ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर ओवरऑली 1 शॉट में कंप्लीट हो गई हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट ट्रस्ट मी बट ट्रस्ट द प्रोसेस। आप धीरे धीरे चलोगे तो सारा पार्ट कवर हो जाएगा। अगली वीडियोस में हो सकता है स्पेसिमेन पेपर की ले आऊँ, या कुछ लोगों का डाउट ये भी है कि सर फिक्सचर्स वाला पार्ट क्लियर करा दीजिए, वो सॉल्व कराने के लिए मैं अगली वीडियो तैयार करके आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। टिल देन टेक केयर, प्रिपेयर थॉरली, अच्छे से पढ़ना है, और जैसा मैं बताता जाऊँ उसको फॉलोअप करते रहना। इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।